हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैक बेंचर्स पाठशाला, जिस पर हम आपको करवा रहे हैं आपके 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट साइंस की तैयारी, ताकि आप अपने बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सकें। और हम पढ़ रहे हैं हमारा एक टॉपिक ह्यूमन आइज का चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। काफ़ी सारे टॉपिक हैं जो वो हो चुके हैं कवर, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं कवर होने रहते हैं, उनको हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, कि अगर किसी चीज़ को हम देखते हैं तो वो हिलती हुई क्यों दिखाई देती है, हमें सूरज जब सुबह होती है या शाम होती है, सुबह होती है तो वो जल्दी निकला हुआ दिखाई देने लगता है और लेट में डूबता हुआ दिखाई देता है। उन सब बातों का जिक्र आज हम करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी उसको जरूर शेयर कीजिएगा। सो पढ़ते हैं आज का हमारा टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब आपको पता ही है कि जब लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और चेंज क्यों होती थी, ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। जब लाइट रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर मीडियम में जाती थी तो लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती थी। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कि हमारे वातावरण में लाइट की डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। सबसे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय अर्थ्स एटमॉस्फेयर, धरती के एटमॉस्फेयर के द्वारा लाइट की डायरेक्शन को चेंज करना ही कहलाता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब ये इसके बाद क्यों होता है ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हमें इसका आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पिछली वीडियोस में लाइट वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर चुके हैं कि रिफ्रैक्शन होगा तो वो होगा किस वजह से, जब ऑप्टिकल डेंसिटी किसी 2 मीडियम की या 3 मीडियम की या 4 मीडियम की डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, अलग अलग। इसी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर में भी जब हम जियोग्राफी पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर हैं। जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी घटती जाती है, ज्यादा और कम 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 कम। तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा उधर लाइट किधर मुड़ती थी, टुवर्ड नॉर्मल, और जहां डेंसिटी कम वहां अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हमारे एटमॉस्फेयर में यही होता है। तो कारण ये हम बता चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई आग जल रही होती है या कहीं पे गर्म हवा होती है, जब उसमें से आप ऑब्जेक्ट देखते हो तो आपको ऑब्जेक्ट ऐसे हिलता हुआ दिखाई देता है। आग में से, देखो ये आग है, इस आग में से जब व्यूअर देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को तो वो उसको फ्लिक करता हुआ दिखाई देगा, ऐसे हिलता हुआ दिखाई देता है। आपने देखा होगा बहुत बार आग में से जब आप देखते हो ऐसे 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 फ्लिकरिंग करता हुआ। और रीजन क्या होता है कि जो ये यहाँ पे एयर होती है, ये होती है हॉट एयर, गर्म एयर होती है इसके ऊपर, और गर्म एयर की जो डेंसिटी है वो होती है कम, और इसके ऊपर क्या होती है, कोल्ड एयर, और उसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो होती है ज्यादा। अब इसके हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा। अब आप यहां से बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमारे पास 2 मीडियम है जिनमें से लाइट पास हो रही है, और उसके बाद क्या होगा, लाइट की डायरेक्शन चेंज होगी, जिसकी वजह से हमें क्या है, ऑब्जेक्ट हिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि लाइट जो है वो सेम डायरेक्शन से आती हुई नहीं दिखेगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस हैं वो सेम नहीं है। हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन क्या है, अलग अलग हैं। कैसे, जो धुआं आपने दिवाली वाले दिन एटमॉस्फेयर में छोड़ा था, क्या वो वहीं पे जाके अटक गया, बिल्कुल नहीं।
हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है कि कहीं पे धुआं, किसी ने बीड़ी पी, सिगरेट पी, छल्ला बनाया, हवा में उड़ा दिया, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी ही चेंज हो जाएगी। कहीं पे धूल ज़्यादा, कहीं पे मिट्टी ज़्यादा, कहीं पे कम। तो जब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी हर जगह अलग अलग है तो लाइट की डायरेक्शन भी हर जगह से कैसी होगी, अलग अलग आएगी। तो एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है वो हर समय क्या है, चेंज होती रहती है, वेरी करती रहती है। आपको पता है कि धरती घूमती है, और जब घूमती है तो मान लो ये हमारी धरती है और ये इसके ऊपर की लेयर हैं, ये इसके ऊपर की लेयर हैं। तो जो ये लेयर हैं इनमें डेंसिटी चेंज हो रही है, धूल के कण हैं जो वो चेंज हो रहे हैं, और इनके चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब इस रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, जो हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में, ये छोटे छोटे लेवल पे था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब हम जब इसको देखते हैं, एक टॉपिक हमसे पूछा जाता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे टिमटिमाते क्यों हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आंख मिच के आंसर कर देना, क्यों टिमटिमाते हैं, ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। होता क्या है, देखिए ये हमारी धरती है, ये हमारी मान लो बीच में धरती है, और ये हमने इसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट धरती के एटमॉस्फेयर की डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बना दी। अब जो लेयर हैं उनमें आपको पता है कि इस लेयर की जो डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी है, वो अलग होगी, इसकी अलग होगी। अगर मैं इसके ऊपर एक और बना दूं तो उसकी भी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, अलग होगी। रीजन आपको पता ही है, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते रहते हैं तो डेंसिटी क्या होती रहती है, कम। तो जब स्टार से लाइट आएगी, जब स्टार से मान लो ये लाइट आई, यहां ऐसे लाइट आई, यहां तक पहुंची थी लाइट, और अब वो एंटर करेगी हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में एंटर करेगी। तो आप लोग ध्यान से देख के बताइए, यहां पे मान लो हमारा ऑब्जर्वर है, यहां पे हमारा ऑब्जर्वर है जिसकी आंख है, लाइट को आना तो चाहिए था बिल्कुल ऐसे, इसकी आंख में आना चाहिए था कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए था। बट कब, जब लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। बट लाइट तो यहां पे अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। रीजन है एटमॉस्फेयर की लेयर और उनकी डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लाइट क्या होगी, ये बाहर क्या है, रेयर मीडियम है, आपको पता है बाहर तो हवा ही है, बहुत ऊपर चले जाएंगे तो वैक्यूम आ जाएगा, पूरा खाली आ जाएगा। और जो एटमॉस्फेयर का लेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर है, वो क्या होती जा रही है, डेंसर होती जा रही है। यहां डेंसिटी अलग, यहां अलग, यहां अलग और यहां अलग। तो क्या होगा, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आएगी तो आप लोगों को पता है वो कहां पे मुड़ेगी, टुवर्ड नॉर्मल। यानी कि लाइट को आना तो चाहिए था यहां, बट लाइट धीरे 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 करके कहां आ गई, यहां यहां यहां। लाइट को आना तो यहां चाहिए था, बट लाइट डायरेक्शन चेंज करके कहां पहुंच गई, यहां पे। तो जो व्यक्ति यहां पे खड़ा था, जो व्यक्ति देखो यहां पे खड़ा है, उसको स्टार नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, अरे भाई इसको कैसे दिख सकता है, इसके पास तो लाइट पहुंची ही नहीं। लाइट किसके पास पहुंची, इसके पास। और इसको स्टार कहां पे दिखाई देगा, इसको स्टार वहीं पे दिखाई देगा जिस डायरेक्शन से इसको लाइट आती हुई दिख रही होगी, ऐसे। क्योंकि इसके लिए तो लाइट की डायरेक्शन ये है, देखो ये है ना, मुड़ के आई है, इसके लिए थी। तो स्टार किसको दिखेगा, इसको या इसको, इसको दिखेगा। ये है स्टार की एक्चुअल पोजीशन। वास्तव में तारा यहां पे होता है, और जो यहां पे हमने बनाया है ये है स्टार की, क्या है ये, स्टार की अपेरेंट पोजीशन। अपेरेंट का मतलब होता है कि हमें लगता है तारा यहां पे है, बट एक्चुअली में तारा यहां पे
नहीं होता। इसको नहीं दिखा, इसको दिखा, और दिखा भी कहां, जिस डायरेक्शन में से इसे लाइट आती हुई लग रही थी उसी डायरेक्शन में एक्चुअली में यहां पर, और दिखा यहां पे, यानी कि एक्चुअल पोजीशन और अपेरेंट पोजीशन। अब ये देखिए, जब इसको तारा यहां पे दिख रहा है, किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से, तो क्या एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो डिफरेंट लेयर हैं और अलग अलग लेयर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो लाइट भी अलग अलग एंगल पे से मुड़ के आएगी। बिल्कुल सही बात है सर। तो जब अलग अलग एंगल पे मुड़ के आएगी तो जो ये स्टार की अपेरेंट पोजीशन है ये कभी भी फिक्स नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी कभी भी फिक्स नहीं रहती। एटमॉस्फेयर में धूल, मिट्टी, पानी सब कुछ जगह टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसीलिए क्या होता है, स्टार पहले यहाँ था, कभी हमें लगेगा यहाँ आ गया, और कभी यहाँ आ गया, कभी यहाँ आ गया, ऐसे 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 स्टार अलग अलग जगह पे अपनी अपेरेंट पोजीशन चेंज करता रहेगा। अब देखिए, मैं इसको एक शॉर्ट में अगर हम इसको लिखना चाहें कि स्टार ट्विंकल कैसे करता है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारे पास हमें किसकी ट्विंकलिंग करानी है, टिमटिमाएगा कौन, स्टार, तो हम स्टार ही ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एक स्टार और इसको हम कंसीडर करते हैं पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट साइज क्यों? क्योंकि जो स्टार है उसकी डिस्टेंस हमें पता है हमसे काफी दूर है। तो जो पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट होता है, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, जब हम कोई पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसमें से आने वाली लाइट को कंसीडर करते हैं तो हम लाइट की सिंगल रे कंसीडर करते हैं, बीम ऑफ लाइट कंसीडर नहीं करते, यानी कि लाइट की बहुत सारी रे कंसीडर नहीं करते। तो हम मानते हैं कि स्टार एक पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट है जहां से लाइट की एक रे आ रही है, जिसको हम यहां पे ड्रॉ कर चुके हैं। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट है, लाइट की क्या आ रही है, एक रे आ रही है। बीम आ रहा है क्या इससे, लाइट का आ रहा होगा, बट हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि हमसे इसकी दूरी बहुत ज्यादा है। अब जैसे जैसे ये लाइट आई, लाइट आगे बढ़ी और ये एंटर हो गई कहां पे, एटमॉस्फेयर में। ठीक है जी। अब जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर हो गई तो इसके साथ एटमॉस्फेयर में क्या होने वाला है, एटमॉस्फेयर में आपको पता है बहुत सारी लेयर्स हैं और उन लेयर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, ग्रेजुअली चेंज होता रहता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती रहती हैं। अब जब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता गया और एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती गई तो लाइट क्या है, लाइट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज, हर एक लेयर के हिसाब से। तो वो चेंज हुई लाइट की डायरेक्शन ही इंसान की आंख में पहुंचेगी। जब एटमॉस्फेरिक कंडीशन कांस्टेंट नहीं है तो आंख में क्या होगा, जो ये लाइट की रे है, जो हमें अपेरेंट पोजीशन है, ये क्या होगी, कभी आंख में लाइट आएगी तेज, कभी आएगी कम। क्या, कभी लाइट आएगी ब्राइटर और कभी आएगी फेंटर, यानी कि मध्यम। अमाउंट ऑफ लाइट क्या है, चेंज हो रहा है, अमाउंट। जब अमाउंट चेंज हो रहा है, स्टार से आने वाली लाइट की मात्रा ही चेंज हो रही है, तो हमें स्टार हमेशा ही एक जैसा चमकता हुआ कैसे दिखाई दे सकता है। मान लो ये हमारा एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे धूल मिट्टी के कण हैं ज़्यादा, तो यहाँ से जो स्टार की लाइट हमारे पास आएगी वो आएगी कम, यानी कि फेंटर। और जो एटमॉस्फेयर की एक ऐसी जगह है जहाँ पे धूल मिट्टी के कण हैं कम, तो वहाँ पे स्टार की लाइट कैसी आएगी, ज़्यादा, और स्टार चमकेगा
बुझेगा, चमकेगा, बुझेगा, चमकेगा, बुझेगा। लाइट कम ज़्यादा, अलग एंगल पे, कभी इस एंगल पे, कभी इस एंगल पे, कभी इस एंगल पे, कभी इस एंगल पे। तो तारा क्या है, हमेशा अपनी अपेरेंट पोजीशन बदलता रहेगा, चेंज करता रहेगा। अमाउंट ऑफ लाइट स्टार से एटमॉस्फेयर में आते हुए चेंज होती रहेगी ड्यू टू द चेंज इन एटमॉस्फेरिक कंडीशन। और तारा टिम कम ज़्यादा लाइट, यही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी पे एक कंसेप्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाई डू नॉट प्लैनेट ट्विंकल, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? जो प्लैनेट होते हैं, ग्रह होते हैं, क्या वो ट्विंकलिंग करते हैं? उनके अंदर ट्विंकलिंग इफेक्ट होता है? बिल्कुल नहीं होता। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो प्लैनेट है, सबसे पहले तो वो हमारे क्लोज हैं, नियर हैं। ठीक है जी, नियर हैं तो क्या हुआ? नियर हैं तो ये लाइट का एक पॉइंट सोर्स नहीं है, ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि लाइट का एक बड़ा सोर्स है। अब जब ये लाइट का बड़ा सोर्स है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि बहुत सारे पॉइंट साइज्ड लाइट के जो सोर्स हैं, पॉइंट साइज बहुत सारे, उनको मिला के ये बनाया गया है। अब जब ये बनाया गया है, अगर हम कंसीडर करें कि डिफरेंट जो हमारे ये पॉइंट हैं जिनसे मिलके प्लेनेट बना हुआ है, उनसे जो लाइट आती है, एक पॉइंट से ऐसे आई, एक पॉइंट से ऐसे आई, एक पॉइंट से ऐसे आई, ये सब मिलके क्या कर देती हैं? इस ट्विंकलिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती हैं। नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, नेट इफेक्ट को क्या कर देती हैं? जीरो। एक पॉइंट की लाइट इधर से आ रही थी, दूसरे की इधर से, तीसरे की इधर से, वो एक दूसरे का जो असर होना चाहिए था वो खत्म कर देती हैं। कुछ की इस डायरेक्शन में पड़ती हैं, कुछ की इस डायरेक्शन से, तो प्लैनेट टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो इनसे लाइट की एक रे नहीं आती, इनसे आता है बीम ऑफ लाइट, इसीलिए टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते। अब इसी टॉपिक पे एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनराइज। ध्यान से समझिएगा इसको भी। आप लोगों ने देखा होगा कि जब सुबह सूरज उगता है और जब शाम को सूरज ढलता है, क्या होता है? जब शाम ढली तो क्या होता है? सूरज ढलता है। और जब सूरज ढलता है तो क्या होता है? हमें जब सुबह सूरज है वो 2 मिनट पहले निकला हुआ दिखाई देता है, और शाम को जब वो छिप जाता है, उसके छिपने के 2 मिनट बाद भी हमें सन दिखाई देता है। तो वही कंसेप्ट करना है हमें, एडवांस सनराइज, यानी कि सूरज का पहले निकलना, एंड डिलेड मतलब देर तक, डिलेड सनसेट। सूरज जल्दी निकल जाता है, लेट छिपता है, इसीलिए सूरज है, इसीलिए चमक रहा है। देखो इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, सूर्य भगवान कितनी मेहनत कर रहे हैं। इनको जितने टाइम का काम दिया गया है वो उससे भी एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। हमारे लिए 2 मिनट पहले काम करने आ जाते हैं और 2 मिनट बाद में जाते हैं। देख रहे हो कितने ईमानदार, कितने मेहनती हैं हमारे सूर्य भगवान। तो क्या है कि ये क्या होता है? सबसे पहले तो इसका रीजन वही है, एटमॉस्फियरिक रिफ्रैक्शन। रीजन तो आपको यही लगा के आना है जब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। एक बार इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। एक चीज होती है कि मान लो ये है हमारी धरती, ये हमारी अर्थ है, धरती माता, पानी पिता, और इसके चारों ओर आपको पता ही है कि हमारे एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स हैं इसके चारों ओर। ठीक है, हमने ये लेयर बना दी, ठीक है जी, बना दी, ठीक है जी।
अब क्या हुआ, साइंटिस्ट हैं जो या फिर जिन्होंने इन चीजों की स्टडी की, उन्होंने एक लाइन कंसीडर की, एक इमेजिनरी लाइन जिसको हम कहते हैं होराइजन। ध्यान से देखिएगा, एक लाइन होती है जिसको हम कंसीडर करते हैं और उसको बोलते हैं होराइजन। क्या, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं क्योंकि हमें सन को जो है होराइजन। अब देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि होराइजन क्या होता है। होराइजन एक इमेजिनरी लाइन होती है, ध्यान रखिएगा, एक्चुअली में ऐसी कोई लाइन नहीं होती। ये एक ऐसी लाइन है जब हम ये मान लेते हैं कि यहां पे धरती और आकाश मिल रहे हैं। क्या बोला मैंने, कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिस पर यह लगता है कि धरती और आसमान एक हो रहे हैं, उस लाइन को बोलते हैं होराइजन। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जब शाम को सूरज छिपता है या सुबह निकलता है और बाई चांस अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आप समंदर के किनारे खड़े हैं या समंदर की तरफ देख रहे हैं या पहाड़ियों की तरफ देख रहे हैं, अगर आप समंदर की तरफ देख रहे हैं तो जिस टाइम पे सूरज निकलता है आपको लगेगा कि वो समंदर के अंदर से निकल रहा है, पानी में से नहा के निकल रहा है। जब वो छिपेगा तो आपको लगेगा कि वो पानी में डूब गया। क्या हकीकत में ऐसा होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जहां पे हम मान लेते हैं कि अगर इससे नीचे सन रहा, इससे नीचे सन रहा तो हमें वो दिखाई नहीं देगा और इससे ऊपर आएगा तो ही वो हमें दिखाई देगा। तो हम कंसीडर करते हैं, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारी होराइजन है, ये हमारी होराइजन है और इस पे से अभी तक सन उगा नहीं है और यहां पे हमारे एक महाराज जी खड़े हैं अपनी आंखों को टिकाए हुए देखने के लिए। क्या, कि क्या करेगा सूरज। ये श्रीमान पूरे ऐसे हाथों में लिए हुए सूरज के निकलने का वेट कर रहे हैं, धरती पे हैं ये। तो अब क्या हुआ, यहां पे अभी सन निकला नहीं है। सपोज मान लीजिए कि सुबह के 6:05 पे यह बोला गया है कि सन निकलेगा, सूर्य उदय होगा। तो जो सूर्य उदय होगा वो 6 बजे मान लो या 7 बजे मान लो, आप कोई भी एक चीज मान लो कि सन जो है वो सन जो है कितने बजे उदय होना है, 6:05 पे सुबह के, ठीक है। परंतु आप लोग क्या देखते हो कि अभी 6:02-3 ही हुए होते हैं और आपको सूरज दिखना चालू हो जाता है। बट एक्चुअली में सूरज अभी कहां पे है, यहां पे है एक्चुअल में। बट क्या होता है कि जो सन से आने वाली लाइट है, ये सन से आने वाली लाइट है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जाते 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 ऐसे इनकी आंख में लग गई। देखो बिल्कुल ऐसे ऐसे जैसे जैसे ये हमारे एटमॉस्फेयर में आई, इनकी आंख में घुस गई। अभी सन ने लाइट एटमॉस्फेयर में फेंकी ही थी और लाइट वैसे तो ये सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे सीधी चली जाती तो हमें सूरज नहीं दिखता। बट हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन की वजह से क्या हुआ, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई और इसको क्या हुआ, अब इसको सन कहाँ पे दिखाई देगा, इसको तो सूरज यहाँ पे दिखाई देगा, जिस डायरेक्शन में से इसको लाइट आती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इसको सूरज कितने बजे दिख जाएगा, 6:03 पे ही सूरज को ये देख लेगा। देख रहे हो कितना जादूगर आदमी है भाई ये। 6:05 पे सूरज निकलना था, 6:03 पे इस बंदे ने देख लिया। इसकी कोई जादूगरी नहीं है श्रीमान, ये जादूगरी है हमारे एटमॉस्फेयर की, जिसने लाइट की डायरेक्शन को चेंज करके उसकी आंखों में डाल दिया और इसको बेवकूफ बना दिया। क्योंकि एक्चुअली में तो अभी तक सन कहां पे था, यहां पे। ये तो सन की कौन सी पोजीशन है, अपेरेंट। एक्चुअली में सन यहां पे नहीं है, अभी सन यहीं पे है, 2 मिनट बाद निकलेगा।
सेम सिचुएशन क्या होती है? सेम सिचुएशन होती है जिस टाइम पे सूरज डूबता है। सूरज मान लो डूब चुका होता है, ऐसे सूरज डूब चुका है, क्योंकि आपको पता है कि इस लाइन से नीचे सूरज गया तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। बट क्या होता है, अभी भी सन से लाइट आ रही होती है और वो इस होराइजन को क्रॉस करके ऐसे इसकी आंखों में फिर से चली गई। अब ये जादूगर आदमी है भाई, इसने तो फिर से क्या किया, इसको किसी ने बोला कि सन छिप गया है, परंतु इसकी आंख में जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है ऑब्जेक्ट, तो इसको उसी डायरेक्शन में दिखेगा और इसको सन दिखता है ऐसे इधर, यानी कि यहां पे। मान लो कि सूरज जो है वो शाम के 7:05 पे छिपना था एक्चुअली में, बट यहां पे अभी 7:07 हो चुके हैं और अभी भी सूरज दिखाई दे रहा है। यह सूरज की अपेरेंट पोजीशन है श्रीमान। अब सूरज यहां पे नहीं है, एक्चुअल में तो सूरज यहां पे आ चुका है। दिख किस वजह से रहा है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब आप लोग ध्यान से देखिए, ये सूरज की अपेरेंट पोजीशन, ये एक्चुअल पोजीशन, इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 2 मिनट का। और ये सूरज की एक्चुअल पोजीशन, ये अपेरेंट पोजीशन, इनके बीच में भी अंतर कितने का? 2 मिनट का। तो आप लोग देखिए, सूरज के निकलने का और सूरज के ढलने के समय कितने टाइम ऐड हो गया? 4 मिनट का टाइम ऐड हो गया। अगर हमें एटमॉस्फेयर ऐसी सुविधा प्रदान कर दे कि रिफ्रैक्शन ना करे, तो क्या होगा? सूरज हमें 2 मिनट पहले दिखाई नहीं देगा और सूरज हमें लेट तक दिखाई नहीं देगा, और हम 2 मिनट सुबह लेट उठेंगे और 2 मिनट पहले सो जाएंगे, तो सूरज तो हमारे सोने का बड़ा नुकसान कर रहा है। ये क्यों? क्योंकि हमें पहले उठा देता है और लेट तक कहता है कि जागते रहो। तो यहां पे देखो, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना कि आपको पूरा दिन एक्चुअल सन दिखाई नहीं देता। सूरज भगवान जो है वो एक्चुअली दिखाई नहीं देते। उनकी क्या दिखती है आपको? अपेरेंट पोजीशन। आपको लगता है कि सन वहां पे है, बट एक्चुअली में सन वहां पे नहीं होता। वहां पे क्या होती है? उसकी रिफ्रैक्टेड लाइट होती है जो हमें सन को दिखाती है। अब क्या होता है, पूरे दिन में एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमें हमारे सूर्य भगवान प्रतीत होते हैं बिल्कुल साक्षात रूप में, बिल्कुल एक्चुअल पोजीशन उनकी दिखाई देती है कि जैसे वो हैं वैसे ही वो दिखाई देते हैं। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बूढ़ों से भी, और अब हमारे घर के जितने हैं बड़े हैं उनसे सुना होगा कि ये कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी जुबान है जो वो सरस्वती वास करती है उस पर। और दूसरी बात ये है कि पूरे दिन में एक बार ब्रह्मदेव भगवान हमारी जीवा पे आके वास करते हैं, और जो हम कुछ बोल रहे होते हैं, अपशब्द मान लो या कुछ बुराई कर रहे होते हैं, वो सच साबित हो जाती है। इसीलिए हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। सेम सिचुएशन सूर्य भगवान ने यहाँ पे साबित कर दी कि मैं पूरा दिन आपको अपेरेंट दिखूंगा, पूरा दिन आपको बेवकूफ बनाऊंगा, आप देखते रहो, मैं आपको एक्चुअली में नहीं दिखूंगा, बट आपको लगेगा कि मैं हूं। पर एक टाइम ऐसा आता है जब होते हैं दोपहर के 12 बजे। कितने बजे हैं अब? 12 नून, दोपहर के 12 बजे हैं। अब जब दोपहर के 12 बजे हैं तो लाइट की जो डायरेक्शन होती है इसकी आंखों में पड़ती है 90 डिग्री पे, सीधी लाइट आती है ऑब्जर्वर पे सन की। तो आप लोग ये पढ़ चुके हो कि जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करती है 90 डिग्री पे गिरती है, तो वो अपना जो रिफ्रैक्टिव नेचर है वो नहीं दिखा पाती। रीजन क्या है? जिस डायरेक्शन में जाती है उसी डायरेक्शन में वापस आ जाती है। तो होता क्या है, जिस टाइम पे ये दो पोजीशन है, एक अपेरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन, जैसे जैसे 12 बजते हैं उस टाइम पे जाके ये अपेरेंट पोजीशन और एक्चुअल पोजीशन क्या हो जाती हैं?
एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं ऐसे, क्योंकि दोनों एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ ऐसे चलती हैं, और जैसे ही 12 बजते हैं ये एक साथ यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं ऐसे 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 और एक जगह पे, तब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता और हमें सूर्य भगवान देते हैं दर्शन अपने वास्तव रूप में, एक्चुअल रूप में। इसीलिए आप लोग देखिए उस टाइम पे आपको कितनी हीट महसूस होती है। आप लोगों के जो घर में जो हैं वो कहते हैं कि इतनी भरी शिखर दोपहर में 12 बजे कहाँ घूम रहा है। उस टाइम पे इतनी गर्मी क्यों महसूस होती है? क्योंकि उस टाइम पे सूर्य भगवान बिल्कुल अपने एक्चुअल रूप में होते हैं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आएगी। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।